हे एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम कारक को शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज था कि सर हमको कारक पढ़ना है, क्योंकि कारक के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे सॉल्व ही नहीं होते। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर कारक को शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम एनसीएसएम के अकॉर्डिंग जो क्या सिलेबस रहता है, कितना क्या इसका वेटेज रहता है, और साथ में हम कारक का इंट्रोडक्शन और कर्ता और क्रम कारक को पढ़ने वाले हैं। हम कारक को दो पार्ट के अंदर यहाँ पे डिवाइड करेंगे। पहले वीडियो के अंदर हम उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, प्लस कर्ता और क्रम को पढ़ने वाले हैं। कारक प्रकरण के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते। बट कारक का यहाँ पे मेन चीज़ ये रहता है कि आपको उसके जो भी रूल्स है प्लस उसके जो भी सूत्र है वो आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप कारक को सॉल्व कर पाओगे। हम इस वीडियो के अंदर कर्ता और कर्म के जो भी अपने रूल्स है, जो भी सूत्र है, वो पढ़ने वाले हैं। साथ में हम अगले वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कारक का यहाँ पे एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सिलेबस देखते हैं। कारक प्रकरण और वाच्य प्रयोग यहाँ पे दो यहाँ पे दे रखे हैं। वाच्य प्रयोग का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये टोटल जो है 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। बहुत बड़ा यहाँ पे इसका वेटेज है, जिसके अंदर एमसीक्यू जो है 5 एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। एक एसएक्यू यहाँ पे सीधा सा पूछता है, और एक एलएक्यू के अंदर उसका वन पार्ट जो है, यानी कि 5 मार्क्स का यहाँ पे जो वाक्य क्या पूछता है, 5 मार्क्स का यहाँ पे वाक्य अपन को बनाना रहता है, वो यहाँ पे पूछता है। और हम इसका पीवाईक्यू भी देखेंगे कि इसका पीवाईक्यू कैसा क्या रहता है, तभी आपको इसमें पता चलेगा। और हम ये पीवाईक्यू सेकंड वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इसके बाद यदि एमसीक्यू की बात की जाए, तो एमसीक्यू जो है 11 से 15 नंबर तक जो एमसीक्यू आपके आएंगे पेपर फर्स्ट के अंदर, वो कारक से रहेंगे। तो ये काफ़ी वेटेज यहाँ पे एमसीक्यू को कवर करता है। तो हम जितने भी कारक पढ़ेंगे उसमें एमसीक्यू भी साथ साथ में देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। ये मैं सारे आपको बताते जाऊँगा। इसके बाद हम एसएक्यू की बात की जाए, तो आठवां जो एसएक्यू रहता है वो आपका यहाँ पे सीधा कारक से पूछा जाता है। तो ये अपना हो गया एसएक्यू। तो इस प्रकार ये टोटल सीधा तो जो कारक होता है वो 10 मार्क्स ही कवर करता है, लेकिन जो वाक्य निर्माण रहता है साथ में वो भी कारक का ही टॉपिक है, इसलिए वो 5 मार्क्स यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो है 15 मार्क्स देखने को मिलता है। अब हमारा जितना ये ऊपर ऊपर का पार्ट था, ये एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सिलेबस था। तो हम अब कारक को यहाँ पे कारक का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या रहता है वो शुरू करने वाले हैं। तो कारक का अर्थ क्या होता है कि क्रिया से संबंध रखने वाला जो होता है वो कारक होता है, यानी कि जो सीधा क्रिया से संबंध रखेगा वो कारक है। ये क्र प्लस णमूल प्रत्यय से मिलकर बना होता है। णमूल में ण और वू का लोप हो जाता है, बचता क्या है, वू का अक आदेश हो जाता है, और वो कारक का निर्माण करता है। आपको याद रह रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं। इतना आपको याद नहीं करना है तो ना मत करो। लेकिन जो मैं आपको कारक के अंदर पॉइंट बताऊंगा, जो सूत्र बताऊंगा, जो रूल्स बताऊंगा, वो आपको याद करने हैं, ताकि आपके अच्छे से एमसीक्यू बन जाए। तो सबसे पहले जो आपको याद रखने का पॉइंट है, ये दो पॉइंट, ये आपको मुंह पर याद होना चाहिए। कारक के अंदर क्या है कि क्रिया करोति इति कारकम, यानी क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। ओके। उसके बाद सेकंड लाइन है क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम व कारकत्वम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है, सीधा यहाँ पे एमसीक्यू पूछता है। सीधा आपको ये लाइन दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये किसके लिए बोला गया है। आपको ये वर्ड दे देंगे तो ये आपको बताना पड़ेगा, आपको ये वर्ड दे देंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रिया में जिसका अन्वय हो वो कारक है, या जो क्रिया का जनक हो वो कारक होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो ये आपको याद करना है। उसके बाद हम देखते हैं कारक के भेद, या इसके जो टाइप्स क्या देखने को मिलते हैं। तो इसके 6 कारक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 इसके टाइप्स होते हैं, 6 इसके भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये हल्का सा श्लोक याद रह रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको ये पढ़ना है कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तत एव च अपादान अधिकरणम मित्या कारकाणि सट। तो ये जो है इसके वेद का श्लोक दे रखा है। इसमें क्या है कि कर्ता कर्म करण और संप्रदान तथा अपदान और अधिकरण, ये संस्कृत में 6 कारक बताए गए हैं। कितने कारक है? 6 कारक है। सीधा यहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है। बिल्कुल ही सिंपल एमसीक्यू आते हैं, इतना भी हार्ड एमसीक्यू नहीं आते। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर हो गया कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, ये इनके नाम रहे। अब सेकेंड चीज याद क्या करनी, वो आप इस टेबल पे आ जाओ कि इसकी विभक्ति के अकॉर्डिंग आपको याद करना है कि कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति होती है, करण के अंदर तृतीया होती है, संप्रदान चतुर्थी, अपदान में पंचमी, संबंध में षष्ठी। बट ये कारक नहीं है,
ये आपको ध्यान रखना है। अधिकरण के अंदर सप्तमी विभक्ति होती है। अब हमने क्लास 6 से 10th के अंदर संस्कृत पढ़ाई है, उसके अंदर हमने बहुत सारा ये वाली टेबल पढ़ी है। यदि आपको याद हो तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से या अलग होने के लिए जो अर्थ में होता है वो अपदान होता है। संबंध का की के अधिकरण में पे पर, ये आपको पहले से याद है। याद नहीं है तो आप अभी कर लो इसको याद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और आगे भी काम आने वाली है। इसके बाद आपको एक टेबल और यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें आपको उसका जो विवरण है प्लस इसका जो सूत्र है, विवरण याद रहा तो ठीक कोई बात नहीं, बट ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा एमसीक्यू आता है, एक एमसीक्यू यहाँ पे सीधा सीधा देखने को मिलेगा आपका। तो ये सूत्र क्या है, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, क्रिया को करने वाला होता है। कर्ता क्या है, क्रिया को करने वाला होता है। इसका जो सूत्र है, प्रतिपादी का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ये इसका सूत्र है, इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। प्रतिपादी का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा है कर्म, क्रिया का जो कर्म होता है वही कर्म होता है ना। इसका जो सूत्र क्या होता है कि कर्तुरी इप्सिततम कर्म कर्मणि दित्या, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। हम इसका मीनिंग, पूरे का मीनिंग आराम से आगे देखेंगे, मैं अभी आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपको सिर्फ ये सूत्र याद करने हैं। अभी सीधा सीधा आप सूत्र याद करो, सभी का अर्थ ये इधर जो विवरण है इन सभी सूत्र का अर्थ होता है। करण क्या होता है, साधकम करणम, यानी कि क्रिया के होने में जो अत्यंत ही सहायक होता है वो क्या होता है, आपका करण होता है। संप्रदान क्या होता है, कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान होता है, ये इसका सूत्र है। अपादान दुरोम पाए अपादानम, यानी कि दूर करने के अर्थ में, जिससे क्रिया दूर हो जाए निकले। दुरोम पाए का मतलब भी होता है कि जो दूर करने के अर्थ में लिया जाए उसको अपन अपादान कहते हैं। अधिकरण जहाँ क्रिया संपन्न हो, यानी कि जिस आधार पे जो क्रिया संपन्न हो रही हो उसको हम अधिकरण कहते हैं। आधारो अधिकरणम संपत अधिकरण चे। आपको सबसे पहले तो सूत्र याद करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपना मुख्य, यहाँ पे हम शुरू करते हैं कर्ता का। कर्ता यानी कि प्रथमा विभक्ति जो कारक होता है उसको हम शुरू करते हैं। इसके अंदर आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है, ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल ही अपन को याद नहीं रखना है, क्योंकि जितना मैं अपने नोट्स के अंदर आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशियंट है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो अपना कर्ता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैंने ऊपर आपको बताया है। प्रतिपादी का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि इसके अंदर कितने वर्ड है, एक प्रतिपादी का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र है, ये कितने वर्ड है, 4 वर्ड है। इन चारों का मीनिंग अपन आइए समझते हैं। तो सबसे पहले प्रतिपादी का अर्थ, प्रतिपादी का अर्थ का मतलब क्या होता है, किसी के नाम से किसी व्यक्ति वस्तु या जाति का बोध हो, यानी कि सीधा सीधा आप देखो जो संज्ञा हो, क्या हो, जो संज्ञा अगर शब्द आपको कहीं पे भी दिख जाए वहां पे कर्ता यानी कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अपन को करना है। किसी के नाम से या किसी व्यक्ति वस्तु या जाति का बोध हो उसी को हम प्रतिपादी का अर्थ बोलते हैं। जैसे कि ऊंचे नीचे, यानी कि ऊपर नीचे। कृष्ण किसी का भी नाम हो सकता है, यहाँ पे श्री हो सकता है, ज्ञानम हो सकता है, देव हो सकता है, वन माला कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। यानी कि जो व्यक्ति वस्तु या जाति का बोध कराएगा वो क्या होगा, प्रतिपादी का अर्थ, और वहां पे अपन को प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं लिंग मात्रम, यानी कि जो सेकंड यहाँ पे है लिंग मात्र इति। इसका मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जिनके नियत लिंग ना हो, यानी कि आपको बहुत सारे शब्द ऐसे देखने को मिलेंगे जो पुल्लिंग के अंदर भी यूज होते हैं, जो स्त्रीलिंग के अंदर भी यूज होते हैं, और जो नपुंसकलिंग के अंदर भी यूज होते हैं। जैसे जैसे आपका तट, तटीय और तटे, ये पुल्लिंग, ये स्त्री और ये नपुंसकलिंग, तीनों के अंदर इसका यूज हो रहा है। जैसे कि पात्र, पात्र क्या है, पुल्लिंग है, और पात्रम क्या है, नपुंसकलिंग है। जैसे जल, जल क्या आपका पुल्लिंग है, और जलम क्या है, नपुंसकलिंग है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आपके तीनों लिंगों के अंदर चलते हैं, उसी को बोलते हैं लिंग मात्र। जिसका कुछ भी नियत लिंग ना हो वो आपका लिंग मात्र प्रथमा विभक्ति अपन को वहां पे यूज करना है। ये आपका पॉइंट क्लियर। उसके बाद है कि परिमाणम, जैसे कि परिमाण का मतलब क्या है, कोई भी मात्रा। द्रोण भर तांडुल, यानी कि जो एक द्रोण जो तांडुल है वो परिमाण हो गया कि नहीं। एक द्रोण तांडुल, द्रोण क्या है, उसकी परिमाण है, द्रोणोबरी उसका परिमाण है।
जहाँ पे भी परिमाण की बात आ जाए तो वो वहाँ पे आपको प्रथमा कर्ता का यूज करना है। इसके बाद है आपका वचन, या आप यहाँ पे आ जाओ सीधा, वचनम इति, यानी कि संख्यावाचक जो शब्द होते हैं, 1 2 3, जहाँ पे भी वचन आ जाए, जहाँ पे भी संख्यावाचक शब्द आ जाए, वहाँ पे आपको प्रथमा कर्ता का यूज करना है। एकम दो ब, यानी कि यहाँ पे आपको प्रथमा का यूज करना है। इतना आपको ये वाला सूत्र समझ में आ गया। यानी कि जहाँ पे भी आपका ये वाला सूत्र दिखे आपको, आपको सीधा यूज करना है अपना कर्ता प्रथमा विभक्ति। कैसे करना है ये जब हम एमसीक्यू और एलएक्यू और एसएक्यू जब सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। एक पॉइंट आपको सूत्र के अंदर यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो संबोधन का अर्थ जहाँ पे भी हो रहा हो, संबोधन का अर्थ जहाँ पर भी हो रहा है वहां पे अपन को प्रथमा विभक्ति का यूज करना है। कि हे राम, जो ये वाला चिन्ह होता है इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं। तो जहाँ पे भी संबोधन का अर्थ हो उसके अंदर अपन को प्रथम, जैसे कि राम के अंदर यहाँ पे प्रथमा विभक्ति यूज हुई है, तो आपको इतना ही याद रखना है कर्ता के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा अपना कर्म कारक क्या होता है। तो कर्म कारक के अंदर आपको क्या याद रखना है, कर्तुरी इप्सी ततम कर्म। कर्तुरी इप्सी ततम कर्म, इसका मतलब होता है जो क्रिया का कर्म होता है उसी को कर्म कहा जाता है। जैसे कि इसके बहुत सारे यहाँ पे रूल्स अपन को दे रखे, आपको बस आप इतना सा याद रखो, इसका हिंदी अनुवाद याद रहे, आपको समझ में आए या ना आए कोई मतलब नहीं रहता है। बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि ये किसका सूत्र है, कर्म का सूत्र है। अपन को कोई पीएचडी नहीं करनी है, तो ये किसका सूत्र है, कर्म का सूत्र है। कर्तुरी इप्सितम कर्म। उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से सीधा एसएक्यू भी पूछता है और यहाँ पे एमसीक्यू आने के भी चांस रहते हैं। तो सबसे पहले जो पहला रूल है इसका है वो है अकथितम च। अकथितम च का मतलब क्या है, जब किसी वाक्य में मुख्य क्रम तो हो, जब किसी वाक्य के अंदर मुख्य क्रम तो हो लेकिन साथ में उसका जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी उसके साथ में हो, यानी कि उसका जो गौण क्रम होता है वो भी उसके साथ में हो। जैसे कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसमें एग्जाम्पल समझेंगे आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और साथ में इसमें कुछ फिक्स धातु है अपने सिलेबस के अंदर, उतना ही आपको याद रखना है। अकथितम के अंदर आपको कितनी धातु याद रखनी है, 16 धातुएं आपको याद रखनी है। 16 धातुओं के अलावा आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको 16 धातु कौन कौन सी है ये भी हम आगे देखते हैं। और जो अकथितम का मतलब भी होता है कि गौण कर्म, जो गौण कर्म होता है उसी को हम अकथितम कर्म कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो है कि दुह, यानी कि दुहना जो एक धातु होती है उसका हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि कैसे ये अकथितम होता है, यानी कि कैसे इसका गौण कर्म भी देखने को मिलता है। तो एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, गाम दोहती पह, वह गाय से दूध निकालता है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है कि इसका मुख्य कर्म क्या है, वह गाय से क्या निकाल रहा है, दूध निकाल रहा है। इसका मुख्य कर्म तो हो गया भाई दूध निकालना, पे है ना, दूध निकालना इसका मुख्य कर्म है। लेकिन गौण कर्म क्या है, किससे निकाल रहा है वो, गाय से। इसका एक सेकेंड यहाँ पे गौण कर्म भी देखने को मिल रहा है, अपन को किससे निकाल रहा है, वो गाय से निकाल रहा है। तो गाय क्या यहाँ पे गौण कर्म है, और गौण कर्म यदि आ जाए यानी कि अकथितम च वाला रूल लगेगा और इसमें द्वितीय विभक्ति कर्म यूज होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो गाम के अंदर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है इसके अंदर, द्वितीय विभक्ति है। कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो एक मैं आपको छोटी सी यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ कि अपन को कैसे पहचानना है कि ये मुख्य क्रम है कि गौण क्रम है। तो सबसे पहले आपको संस्कृत के अंदर सेंटेंस पढ़ना है, कोई भी आपका सेंटेंस हो उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हिंदी में कन्वर्ट करो कि वो क्या कह रहा है। जैसे ही आपको पता लग जाए कि इसका मीनिंग ये है तो आपको उसके अंदर किसका भाग देना है कि क्या क्या जा रहा है, मतलब कि उस सेंटेंस के अंदर क्या किया जा रहा है, उसका मुख्य क्रम क्या है। तो आपको सीधा सीधा मोटा मोटा आपको ऊपरी तौर पे पता चल जाएगा कि उसका मुख्य क्रम क्या है। जैसे कि ऊपर देखो आप, वह गाय से दूध निकालता है, वो क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है, बिल्कुल दूध निकाल रहा है, तो दूध उसका क्या हो गया, मुख्य क्रम हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका गौण कर्म कैसे पहचाने। तो गौण कर्म के अंदर आपको जो भी सेंटेंस है उसके अंदर या तो किससे या कहाँ या किसको, इसका अपन को डिवाइड करना है, इसका अपन को भाग देना है। तो उसका दूसरा क्रम यानी कि जो गौण कर्म वो निकल जाएगा। वह गाय से दूध निकालता है, तो वो वह किससे दूध निकालता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले किससे का भाग दिया, इसमें किससे से इसको डिवाइड किया। तो वह किससे दूध निकालता है, गाय से दूध निकालता है। तो गाय यहाँ पे क्या हो गई, गौण कर्म हो गया। ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई। ओके, उसके बाद अपनी एक धातु तो ये हो गई, तो टोटल जो है 16 धातु देखने को मिलती है। और उसके अंदर
बहुत सारी यहाँ पे आगे मैंने आपको धातु मेंशन कर रखी है, इसको भी याद कैसे रखना मैं आपको हल्का सा तरीका बताऊंगा। लेकिन साथ में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दंड है। तो दंड का यहाँ पे कैसे याद रखना है, दंड का मतलब कि दंड देना। तो इसका एक संस्कृत के अंदर एग्जाम्पल है, राजा सेवकम सतम दंड्यति, यानी कि राजा जो है सेवक को 100 रुपए का दंड देता है। इससे पहले तो अपन को ये सेंटेंस पढ़ना है। जैसे ही अपन सेंटेंस पढ़ते हैं तो अपन को उसका हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि राजा है जो सेवक को सतम यानी कि मतलब कि 100, सतम मतलब कि 100 रुपए का क्या दे रहा है, दंड दे रहा है। तो इसके अंदर क्या मुख्य क्रम है और क्या गौण क्रम है, ये अपन को पहचानना है। यहाँ पे क्या क्या जा रहा है, यहाँ पे दंड का काम क्या जा रहा है, क्या दंड दे रहे हैं, 100 रुपए का दंड दे रहे हैं, बिल्कुल सी सीधी सी बात है। तो 100 रुपए का दंड जो है ये उसका मुख्य क्रम हो गया। लेकिन दूसरा उसका जो गौण क्रम कैसे पहचानना है कि किसको, पहले किससे मैंने भाग दिया तो किससे से यहाँ पे कुछ आंसर नहीं आ रहा, कहाँ से भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, किसको, बिल्कुल सेवक को दंड दिया जा रहा है कि नहीं, किसको का भाग दिया अगर मैंने तो किसको मैं, यदि मेरे को आंसर मिल रहा है कि सेवक को यहाँ पे 100 रुपए का दंड मिल रहा है, तो यहाँ पे सेवक जो है वो क्या हो गया, उसका गौण क्रम हो गया। तो इसके अंदर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति देखने को मिलेगी, यानी कि सेवकम के अंदर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी धातुएं मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे, तो आपको दे वाली पहले याद रखनी है, दुह दंड, दो हो गई। उसके बाद पच प्रच मत मुस ची जी नी ब्रू है, एक एक वर्ड वाली बात में आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको दे वाली याद करनी है, उसके बाद पे वाली याद करनी है, उसके बाद मैं वाली याद करनी है, उसके बाद एक एक वर्ड वाली, ची जी नी ब्रू है, ची जी नी ब्रू है, याद होगी। उसके बाद याच साच, बन रहा है ना ऐसे, ऐसे ही कुछ याद कर लो, याच सास, याच सास। और उसके बाद जो है मुस क्रस रुद, मुस क्रस और रुद, इस पैटर्न से थोड़ा आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे रूल अपना ये है कि अधि उपसर्ग के साथ में यहाँ पे 3 अगर आपको धातु देखने को मिले, कौन कौन सी धातु है, सीड धातु, स्थ धातु और आस धातु। सीड मतलब सोना, स्था मतलब कि ठहरना और आस मतलब कि बैठना। ये 3 धातु यदि आपको देखने को मिले किसके साथ में, अधि उपसर्ग के साथ में, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, अपन को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, बिना सोचे समझे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करो और कर्म कारक यहाँ पे मेंशन कर दो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि अधि प्लस धातु कौन सी ली, स्था ले ली, अधि में कौन सी धातु ले ली, स्था ले ली, तो से छात्रावासम अधिष्ठति, वह छात्रावास में ठहरता है। तो यहाँ पे छात्रावासम के अंदर मैं कौन सी विभक्ति का प्रयोग करूंगा, द्वितीय। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अधि क्या है, उपसर्ग है, और उसके साथ में स्था जो है वो धातु है। इसके बाद तीसरा रूल ये है कि यदि आपको ये वर्ड दिख जाए कहीं पे भी सेंटेंस के अंदर, आपको ये वाले वर्ड दिख जाए, तो आपको बिना सोचे समझे किसका यूज करना है, द्वितीय क्रम। तो ये वर्ड देख लेते हैं क्या, अबित यानी कि सब ओर से, परित चारों ओर से, समय यानी कि जो निकट है, निकषा यानी कि समीप, प्रति यानी कि और। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, ये वर्ड आपको लर्न होने चाहिए। यदि आपको कहीं पर भी ये वाले वर्ड दिख जाए तो आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। नदीम अबित वृक्षा संति, नदी के दोनों ओर वृक्ष है, यहाँ पे क्या आया, अबित, अबित वर्ड दिख जाए तो नदीम में क्या लगा दो, द्वितीय। कौन सा है, कर्म कारक। ग्रामम परित उद्यानानि संति, यानी कि गांव के चारों ओर क्या है, उद्यान है। तो यहाँ पे ग्रामम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय। इसके बाद कुछ और वर्ड है चौथे रूल के अंदर, आपको ये वाले वर्ड भी अगर दिख जाए तो आपको यहाँ पे द्वितीय कर्म कारक यूज करना है, जिसमें अनु यानी कि पीछे, दिक यानी कि धिकार, निकषा यानी कि निकट, अंतरा और अंतरैण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि यहाँ से सीधा MCQ या SAQ में आता है ये, तो ये आपको याद रखना है। अंतरा मतलब कि बीच में और अंतरैण मतलब कि बिना, यावत यानी तक। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, अंतरा त्वाम माँ हरिम, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, अंतरा आ गया। तो यहाँ पे त्वा जो ये है, ये कौन सी है यहाँ पे, द्वितीय। उसके बाद अंतरैण आ गया, अंतरैण हरिम ने सुखम, हरि के बिना सुख नहीं, अंतरैण का मतलब क्या होता है, बिना, और अंतरा का मतलब होता है बीच में।
ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। इसके बाद अपना पांचवा रूल ये है कि यदि आपको उप, अनु, अदि और आड़ इसके साथ में आपको वस धातु मिल जाए, ये क्या है आपका उपसर्ग, इसके साथ में यदि वस धातु मिल जाए तो आपको द्वितीय विभक्ति बिना सोचे समझे यूज करना है। तो उप, अनु, अदि, आड़ यानी कि आ, वस धातु यदि आ जाए तो ये इसके रहे एग्जाम्पल। गोपाल नगरम उपवस्ती, उपवस्ती आ गया तो यहाँ पे अपन को नगरम के अंदर कौन सी विभक्ति का यूज होगा, द्वितीय। इसके बाद अपन देखते हैं अभी प्लस नी उपसर्ग के साथ में, ये जब दो उपसर्ग आपस में मिल जाए, दो उपसर्ग के साथ में यदि आपको विस धातु देखने को मिले, कौन कौन से उपसर्ग है, अभी प्लस नी, इन दोनों के साथ में यदि आपको विस धातु देखने को मिले तो अपन को द्वितीय कर्म कारक यूज करना है। क्या वर्ड बन जाएगा, अभी निविसते, अभी निविसते, ये वर्ड ही याद कर लो। यदि आपको सीधा देखने को मिले तो आप सीधा वहां पे द्वितीय यूज कर दो। सातवां अपना रूल है कालवाची और मार्गवाची शब्द के अंदर, तो यदि आपको कहीं पे भी कालवाची शब्द दिखे, कहीं पे भी आपको मार्गवाची शब्द दिखे, तो वहां पे अपन को द्वितीय कर्म कारक यूज करना है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्रोसम कुटिला नदी, पूरे कोस तक नदी टेढ़ी है, कोस यहाँ पे मार्गवाची शब्द हो गया, तो यहाँ पे अपन को द्वितीय विभक्ति यूज करनी है। सा मासम अदित्य, मास का यहाँ पे कालवाची शब्द है, तो यहाँ पे वह महीने भर पड़ता है, तो एक प्रकार का ये यहाँ पे काल समय बता दिया उसने। तो जहाँ पे भी आपको समय देखने को मिले, कालवाची और मार्गवाची शब्द हो, तो अपन को यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बिना सोचे समझे यूज करना है। तो यहाँ पे ये अपना हो जाता है यहाँ पे कर्म कारक खत्म। ठीक है, और अगली वीडियो के अंदर अपने चारों यहाँ पे हम कारक को कंप्लीट कर देंगे, और हम बहुत ही जल्द वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे आपको, कल ही आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। और एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी यहाँ पे करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।